ये कृतिका पुस्तिका का पाठ 4 माटी वाली के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। शहरवासी माटी वाली और उसके कनस्तर को कंटर भी बोलते हैं, इसको कनस्तर भी बोलते हैं, इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। कनस्तर के द्वारा ही वह माटी खान से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके और घरों की दीवारों की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे और उसके ग्राहक थे। वहां आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे और वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी। इस कारण भी स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी और बहुत ही निम्न स्तर का यानी बहुत ही गरीब थी। तो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। अपना तथा बुढ़े, इसमें बुढ़े शब्द का इस्तेमाल किया गया उसके पति के लिए। तो उसका पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जीवन बिता रही थी और ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है और भूख ना हो और उस समय भोजन दिया जाए तो स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। और इसी संदर्भ में लेखक ने भूख मीठी की भोजन मीठा प्रॉवर्ब का यानी कहावत का उपयोग किया है इस पाठ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे। हमारे पुरखों ने, पुरखों या पूर्वजों के लिए इस्तेमाल किया गया है, हिंदी का शब्द है। हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीजों को पाया है और इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते, यानी इसको बेचकर हम धन कमाना नहीं चाहते हैं। मालकिन का ऐसा विचार है और हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि ना कर पाए, भले हम इन वस्तुओं को ना बढ़ा पाए, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम यानी बहुत ही सस्ते दाम बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, यानी कोई भी भाव कोई भी मूल्य लगा करके उसको बेच देते हैं, चाहे उसकी कीमत उससे बहुत कम आंकी जा रही हो, लेकिन बेच देते हैं, जो कि उचित नहीं है। और हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए हैं और उनका मूल्य समझते हैं। पुरखों से मिली विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो इसका आंसर है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली यानी बहुत ही ज्यादा अत्यंत गरीबी और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि उससे वह अपना और अपने बीमार पति का, बुजुर्ग बीमार पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की व्यवस्था ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी और बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को
अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसको आप और चैप्टर के अनुसार और भी ज्यादा बड़ा करके इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से है, माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसका अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के भावों को बताता है। वह अपने पति के स्वाद और स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसके बूढ़े पति के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छिनना चाहिए। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। विस्थापन यहाँ पर दिया गया है कि घर छोड़ने के लिए, क्योंकि बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी पर से भी उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका था, क्योंकि बुजुर्ग पति वहां रहता था और उस जमीन पर उसके पति के नाम पर ही वह जमीन उसे मिली थी। तो पति की मृत्यु के बाद से उस झोपड़ी पर से उसका अधिकार समाप्त हो चुका था। अब उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है और इसी दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको उदाहरण के तौर पर लिखकर बता रहे हैं, आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को इसमें इंगित नहीं किया गया है। एक उदाहरण स्वरूप हमने आपको लिखने का और दिखाने का प्रयास किया है। विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और वह जगह जबरदस्ती या कुछ मुआवजा देकर उनसे खाली करा लेना। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है और उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि शासन विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, परंतु जो कदम उठाती है और जो सुविधाएं देती है वे इन व्यक्तियों के लिए और सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं या फिर किसी गलत व्यक्तियों के कारण उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है और इन सारी सुविधाओं का जो शासन इन व्यक्तियों को पहुंचाना चाहती है, गलत व्यक्तियों के कारण या बीच में जो काम करने के लिए आगे आते हैं वे उसका फायदा उठा लेते हैं और जो व्यक्ति वहां से विस्थापित होते हैं तो उन्हें और भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर हम चाहें तो विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को शासन के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं तो सीधे उन तक अगर पहुंचाएं और अपना मन अगर हम साफ रखें और व्यक्तियों की मदद करना चाहें तो यह सबसे अधिक पवित्र और पुण्य का काम माना जाएगा।